आज उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, जहां योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार है, वहां हाथरस में लड़की को मार दिया जाता है, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के संरक्षण में माँ बाप को लाश भी देकर उसको जला दिया जाता है। आप यहाँ पर आरटीआई वाले मसले पर बात करो। अपराध के लिए कांग्रेस या कोई भी अपराध मुक्त भारत की बात कोई नहीं कर रहा है। हमने ये कहा है, राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत की सरकार में अपराधी को बेलगाम नहीं छोड़ा जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको जेल की शिकंजों में बंद किया जाएगा। और जो जरूरी है, आप एक बार आपको बात सुनाई दीजिए क्या मेरी? देखिए जिस प्रकार, हाँ बोलिए मुकेश पारिक साहब, आप बोलिए। हाँ बजरी माफियाओं ने जिस प्रकार से हमारे पुलिस वालों की हत्या की, थानों में घुसकर पुलिस की पिटाई की, आप देखिए राजस्थान में एक रिकॉर्ड बना है कि प्रतिदिन पुलिस की पिटाई की घटना प्रतिदिन हुई है। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी जो बात अभी एक मैं मुख्यमंत्री जी का एक आपको बयान बताता हूं। मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया, उसमें कहा कि मैं बड़ा चिंतित हूं कि झूठे मामले बहुत दर्ज हो रहे हैं। अब आप देखिए, एक प्रदेश का मुखिया अगर ये कह रहे हैं कि झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब आपके अनुसंधान में कमी है। ये राष्ट्रीय आयोग ने कहा है 44% महिलाओं के मामले झूठे पाए गए हैं। मुकेश पारिक, राष्ट्रीय अनुसंधान में कमी, राष्ट्रीय अपराध आयोग ने कहा, इसमें मुख्यमंत्री जी का क्या लेना देना? मुख्यमंत्री जी के पास जो दस्तावेज है वो बोल रहे हैं कोर्ट में उनको सजा दिलाई जाए अगर कोई झूठे, उसके तो प्रावधान है आपका जो सरकार। अरे अनुसंधान से जो पता लगेगा वो सच है या गलत है, या डायरेक्ट किसी को फांसी की सजा दे दी जाए। भारत में संविधान का शासन है, कानून का शासन है, या तानाशाही नहीं है। मुकेश पारिक जी, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। आप सुनिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आपकी मैं फिर सुन लूंगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ऐसी बात कहते हैं तो बड़ी चिंता होती है कि क्या ऐसे पुलिस अनुसंधान सही नहीं कर रही है। अगर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले को खिलाफ आपको उसको सजा होनी चाहिए। एक मिनट पारिक साहब, एक मिनट पारिक साहब, एक मिनट पारिक साहब, एक मिनट जी। ये करें, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 44% मुकदमे झूठे दर्ज हो रहे हैं। देश में, केवल राजस्थान की बात नहीं है। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश में तो आपका राज्य है, केंद्र में भी आपका राज्य है, दूसरे प्रदेशों में भी आपका राज्य है। लेकिन साथ ही, एक मिनट सुनिए मुकेश पारिक, लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है? पारिक साहब सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर पर आते हैं, सुनिए तो एक मिनट। लेकिन तिवारी जी, ये हमला झेलते हुए राजस्थान की सरकार को, ऐसा नहीं है कि कोई महीने 2 महीने हुए हैं, ये हमला भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल से कर रही है लगातार आपके ऊपर कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। मुकदमों की संख्या हमारे समय इतनी थी, अब इतनी हो गई। आप लोग कहते हैं कि चूंकि हमने FIR की व्यवस्था को बहुत सुगम और सशक्त बना दिया है, इसलिए मुकदमे दर्ज ज़्यादा हो रहे हैं। तो भाई साहब, जो झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनकी जवाबदेही के लिए, जिम्मेदारी के लिए भी तो कानून लाना चाहिए। और कानून तो चलिए बहुत बड़ी बात हो गई, आगे की बात हो गई। ये डेटा भी तो कहीं ना कहीं होगा। सुनिए मुकेश पारिक, सुनिए, ये डेटा भी तो कहीं ना कहीं जाहिर किया जाना चाहिए कि मुकदमे ज़्यादा तो दर्ज हुए, लेकिन देखिए इतने सारे मुकदमे झूठे पाए गए, अधिकांश मुकदमे उनमें झूठे थे। ये डेटा भी कहीं ना कहीं जाहिर होना चाहिए। RR तिवारी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का तो जो देशव्यापी सर्वेक्षण था, उनमें उन्होंने खुद ने कहा 44% जो अपराध के मामले दर्ज होते हैं वो झूठे पाए जाते हैं। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, और राजस्थान के पुलिस कमिश्नर को या DG को इस मामले में राजस्थान का पक्ष रखना चाहिए कि और फिर मैं कह रहा हूं मुकेश पारिक जी, वसुंधरा राजे जी के राज में कोर्ट की शरण लेनी पड़ती थी, थाने से भगा दिया जाता था। जननायक अशोक गहलोत ने SP की जिम्मेदारी दी है। अगर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो SHO सस्पेंड होगा। आपके भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोर्ट के अंदर से इस्तीफे के माध्यम से, और इसलिए आप कहते हो कि राजस्थान में क्राइम का हमारा जो सूचकांक बढ़ रहा है, इससे संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं अवधेश आकोदिया आपके पास आ रहा हूँ। अवधेश आकोदिया जी, 15 साल पुराना कानून हो गया और इसकी मजबूती की, इसकी जो जिस तरह से कारगर कानून साबित हुआ है उसकी चर्चा होती है, उसका फायदा भी लोग उठाते हैं। लेकिन उसके साथ ही इससे जुड़े हुए या तो असुरक्षा की जो बात आती है, RTI कार्यकर्ता बार बार कहते हैं कि सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा दी जाए, या तो उसकी चर्चा होती है, या फिर इसका जो गलत इस्तेमाल भी हो रहा है वो चर्चा में रहता है। इस कानून का अब तक का जो दशा दिशा रही है उसके आगे, उसके हिसाब से क्या भविष्य देखते हैं? अवधेश को दिया।
देखिए जेपी जी, जिस तरह का ये कानून बना निश्चित रूप से कारगर कानून है और इससे जैसा आपने शुरुआत में कहा कार्यक्रम की, बहुत सारे खुलासे आरटीआई एक्ट के माध्यम से ही हुए। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रयोग बढ़ता गया, कई पेशेवर लोगों ने ऐसे ब्लैकमेलिंग का एक टूल बना लिया। तो ये भी एक बहुत खतरा है इस कानून के लिए, क्योंकि इस मकसद के लिए इसको नहीं लाया गया था कि लोग सूचनाएं एकत्रित करके और किसी को ब्लैकमेल करके उससे उगाही करने का काम करें। और दूसरा जो बड़ा खतरा है, जो वाकई में असली तौर पर आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और उनका मुख्य काम ही है कि सूचनाएं बाहर आए, गोपनीय नहीं रहे, पूरी पारदर्शी तरीके से सूचनाएं बाहर आए। उन लोगों के ऊपर जिनको सूचनाएं बाहर आने से खतरा रहता है या एक्सपोज होते हैं, चाहे वो अपराधी हैं, चाहे वो ठेकेदार हैं, या उस तरह की सरकारी सिस्टम में जो भ्रष्टाचार पनपता है, जिनके माध्यम से पनपता है, जो लोग इसको संरक्षण देते हैं, उन लोगों को जब उनसे खतरा लगता है तो उनके ऊपर हमले होते हैं। और ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं है और पिछले 2-3 साल की बात नहीं है। जब से कानून बना है, इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। तो ये दोनों लोग बहुत खतरनाक हैं, जो इसको ब्लैकमेलिंग का टूल बना रहे हैं और जो लोग इसको कमजोर करने के लिए कि सूचनाएं बाहर नहीं आ जाएं, इसलिए आरटीआई एक्टिविस्ट को या जो विसिल ब्लोअर हैं उनके ऊपर हमले करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों चीजों से जो कानून का मुख्य उद्देश्य है और जो लोगों के ऊपर भरोसा है, वो कमजोर होता है और वो टूटता है। और यदि इस तरह से ये घटनाएं लगातार होती रहीं तो ये कानून जिस मकसद के लिए लाया गया था वो अधूरा रहेगा, लोगों का भरोसा इससे टूटता रहेगा। ठीक है मुकेश पारिक साहब, ये तो एक पहलू हुआ सुरक्षा का। दूसरा पहलू आरटीआई कानून की प्रासंगिकता को ही कमज़ोर करता है, और वो ये है कि अगर सूचना नहीं दी जाती है, सूचना देने से मना कर दिया जाता है, टालमटोल की जाती है, तो तरीका एक ही बचता है कि आयोग में जाइए, शिकायत करिए। आयोग में 2-2 साल 3-3 साल की तारीखें मिलती हैं। आज आप कोई वहाँ पर जाकर शिकायत करिए, मुकदमा करिए, तो उसकी तारीख मिलेगी आपको 2 साल बाद की। 2 साल बाद उसकी सुनवाई होगी, 3 साल बाद उसकी सुनवाई होगी। उसके अलावा कांग्रेस इस बात को लेकर बहुत हमलावर रही थी। आपको याद होगा 2019 में जब आपने संशोधन किया था 2005 के एक्ट की धारा 13 और 15 या 16 में, और उसमें आप लोगों ने उनका दर्जा जो चुनाव आयुक्त के समकक्ष, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष माना जाता है, उसको घटा दिया था। केंद्र के हाथ में नियुक्ति ले ली थी, उनका कार्यकाल आप लोगों ने तय करना अपने पास जब ले लिया था, तब ये माना गया था कि यह एक्ट कमज़ोर होगा। अगर हम एक ऐसे एक्ट को जो सबसे ज़्यादा कारगर एक्ट आज़ादी के बाद का माना जाता है आम आदमी के लिए, उसको इस तरह से कमज़ोर करेंगे तो फिर बेहतर परिणाम की उम्मीद कैसे कर सकता है आम आदमी का? तो ये हमला तो लगातार कांग्रेस आपके ऊपर करती रही है, मुकेश पारिक साहब, आपकी पार्टी के ऊपर। देखिए, कोई भी एक्ट बनता है, अभी अवधेश जी ने बड़ा विस्तार से अच्छी बातें बताई। जब कोई भी एक्ट बनता है तो उसका विश्लेषण होता रहता है और उसके विश्लेषण के आधार पर ही उसमें और क्या पावर बढ़ाने हैं या कम करने हैं, ये सरकार अपने अच्छे से विश्लेषण करके ही इस प्रकार के निर्णय करती है। आरटीआई एक्ट भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसकी समर्थन रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही कोई भी विभाग ऐसा नहीं है कि जिसमें सूचना का जो अधिकार वाले अधिकारी की वहां पर कोई नियुक्ति नहीं हुई हो। तो हर विभाग को इसके लिए ये पाबंद किया गया, सूचनाएं मिले, इस प्रकार का हुआ। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर इस के अंदर अब भी कोई खामियां सरकारी नंदलाल जी जुड़ गए हमारे साथ। नंदलाल व्यास जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो बोलिए। हाँ बोलिए पारिक साहब, आप अपनी बात पूरी करिए। तो जो बातें आरटीआई एक्ट जिस उद्देश्यों को लेके बना था, तो उस उद्देश्यों की पूर्ति के